हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में मैं आप सभी के साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 100+ क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको हिंदी, रीजनिंग, साइंस, जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही देखिए, कंप्यूटर के रिगार्डिंग वीडियोज हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। आप लोग उन वीडियोज़ को भी एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी के रिगार्डिंग, अनल शब्द का समानार्थी है। देखिए समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाला। ठीक है, अनल का मीनिंग होता है आग, तो आग का समानार्थी यहाँ पे है वैश्वानर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चीता, भेड़िया, गीदड़। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है और ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, तो पूजनीय लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखिए मुहावरे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो राइट आंसर है अपने ही स्वार्थ की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है, यानी कि भाव को व्यक्त करने वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा है, वे अब चलेंगे नहीं, वे अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, वे चले आ रहे हैं। तो देखिए इसमें भाववाच्य में जो वाक्य है वो है उनसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में लिखा गया है। देखिए ये तो सीक्वेंस में है नहीं। ठीक है, ए आई ओ औ ये सीक्वेंस में है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है। देखिए अव्यय पद आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अव्यय पद होता क्या है। देखिए ऐसे शब्द जिनमें क्या हो, किसी भी लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे इसमें शब्द है आजकल, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें स्त्रीलिंग का यूज कर लें, पुल्लिंग का कर लें सेंटेंस में, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे इधर, उधर, अब, क्यों, ये सब क्या होंगे, अव्यय पद होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य है। देखिए कर्मवाच्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जिससे कर्म होने का हमें पता चले, तो यहाँ पे होगा देखिए रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए एक वचन में बोल रहा है, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, वर्षा। तो ये वर्षा जो है एक वचन है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तब भी आप बोलेंगे कि वर्षा हो रही है, वर्षाएं हो रही है तो नहीं कहोगे ना। तो राइट आंसर क्या होगा, वर्षा। अगला क्वेश्चन है, देखिए समास से रिलेटेड, दही बड़ा शब्द में समास है। देखिए कौन सा समास इसमें प्रयोग हो रहा है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। देखिए जब आप इसको ब्रेक करेंगे यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो वाक धन ईस क्या होगा, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साखी शब्द का तत्सम रूप है। देखिए साखी का तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। ठीक है, ज्यों का त्यों हम इस्तेमाल करते हैं वो तत्सम शब्द हैं, और तद्भव हैं जो परिवर्तित होके आते हैं। ठीक हो गया, तो साखी शब्द का तत्सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, साक्षी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये होती है बहुव्रीहि समास में। ठीक है, इसको याद आप कैसे कर लेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों में कोई भी प्रधान नहीं है, मतलब कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, है ना, तो कोई दूसरा आएगा। ठीक है, तो कोई अन्य पद की प्रधानता जहाँ होगी वो बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अयोगवाह ध्वनि है। देखिए अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, दो ही होती हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रख लें, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं इन्हीं को अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है। तो विसर्ग का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे अह लिखते हैं हम। ठीक है, ये विसर्ग हो जाएगा, और अनुस्वार अंग के लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अनुस्वार। तो इसमें देखिए सिर्फ अह जो वर्ण है ये क्या है, अयोगवाह ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर है अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मातृधन आज्ञा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। देखिए संकर शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने। ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं, उनको संकर शब्द बोला जाता है। जैसे रेल है, ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द है। गाड़ी है,
ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो सी हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में समूहवाची शब्द है। देखिए समूह यानी किसी समूह को जो व्यक्त कर रहा हो वो होगा कुंज, ठीक है। कुंज का मतलब हो जाएगा चारों तरफ से लताओं से घिरा हुआ एक गोलाकार स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। देखिए उत्तम पुरुष आपसे पूछा जा रहा है बहुवचन सर्वनाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको हम अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम शब्द का विलोम है। देखिए प्रेम का विलोम, ठीक है, विलोम शब्द के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, घृणा। अगला क्वेश्चन है, कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, यानी कि किसी भाव को जो व्यक्त करे, तो राइट आंसर है योग्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए परिमाण वाचक क्रिया विशेषण बोला जा रहा है, तो राइट आंसर होगा थोड़ा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है। देखिए अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है, तो य, र, ल, व, ये चार के चार क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आपको ऑप्शन में य दिया गया है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। देखिए ओष्ठ व्यंजन कहा जा रहा है, तो आप लोगों ने आई होप कि ये टॉपिक तो अच्छी तरीके से पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा। तो ओष्ठ व्यंजन है इसमें, देखिए फ, ठीक है। फ कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देती हूँ ताकि जब आप फाइनल एग्जाम दें तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सके। देखिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है। किस तरीके से रखेंगे, पहले आप लिखेंगे क, त, म, द, ओ, ठीक है। कतम दो आप एक फॉर्मूला बना लीजिए इसको याद करने का, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है क, ख, ग, घ सीक्वेंस, यानी कि कचट तप, ठीक है। कचट तपस्या करनी पड़ती है हिंदी को सीखने के लिए, तो इसी सीक्वेंस में इसके आगे आप कचट तप लिख लेंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, क, ख, ग, घ की सीरीज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज लिखनी है क, ख, ग, घ, ङ। ऐसी आप लिख लेंगे च, छ, ज, झ, य। ऐसी ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लाइंस लिख लेनी है। इससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप इससे हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क जो है ये कंठ के लिए प्रयोग किया है, त जो है तालु के लिए हमने प्रयोग किया है, म हमने मूर्धन्य के लिए प्रयोग किया है, ठीक है। द हमने दंत, और ओ हो गया ओष्ठ। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर क्या आ रहा था, फ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए आप इस सीक्वेंस को एक बार याद कर लेंगे, समझ लेंगे, याद भी नहीं करना, आपको समझना है, ठीक है। समझने से क्या होगा, आप अगर कोई भी आपसे इसके रिगार्डिंग कोई भी वर्ण पूछा जाएगा, व्यंजन पूछा जाएगा, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा निरोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तद्भव तत्सम से जुड़ा हुआ, ठीक है। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हों, तो यहाँ पे तद्भव शब्द है उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइंस से रिलेटेड, चिकनगुनिया एक है, तो ये एक वायरस रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। तो विषाणु जनित ही क्या है, रोग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, डॉग फिश, तो डॉग फिश क्या है, एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स जागरूकता दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है, तो हर साल 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका जीके के रिगार्डिंग, भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की एक संयुक्त उद्यम है। देखिए कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हुई एक संयुक्त उद्यम है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। इनका ये संयुक्त क्या है, एक उद्यम है। देखिए जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है, ये पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है, देखिए अधिकेंद्र, ठीक है। अभिकेंद्र भी नहीं, इसे अधिकेंद्र बोला जाता है, एपिसेंटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। देखिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें क्या है, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने से रिलेटेड शर्तें रखी गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे C1L दिया है, F4O दिया है, 19R, L16U, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्किप करना है, C से 2 आगे बढ़ेंगे F मिलेगा,
F से 2 आगे बढ़ेंगे I से 2 आगे बढ़ेंगे L, और L से 2 आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलने वाला है O। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपको ढूंढना क्या है, O तो हमें पता चल गया है कि इसमें सबसे पहले O आना है। नंबर में देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। इसी तरीके से आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25। ठीक है, अब कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है इस तरीके का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से आपको अगर समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, इन वाले सीक्वेंस को भी सर्च कर लेना है। एल और ओ के बीच में गैपिंग चेक करेंगे, इसी तरीके से ओ और आर के बीच में, आर और यू के बीच में। ठीक है, और यू के बाद जो भी टर्म आएगा फिर वो आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मिसिंग टर्म फाइंड करने से रिलेटेड है। 1 1 3 9 6 36 10 100 आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, 1 + 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 + 4 करेंगे 10 मिलेगा, 10 + 5 करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ईजी वे है आप उससे करें, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा इसमें 4763 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जीके के रिगार्डिंग है। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के प्रमुख जनक कौन थे। देखिए भारत में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए सेंट्रल बैंक बोला जा रहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र से होंगे, कला से होंगे, विज्ञान होंगे। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से 12 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूचना का अधिकार RTI का कानून भारत में कब लागू किया गया। देखिए भारत में आपसे पूछा जा रहा है तो ये लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 368 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। देखिए 2 सत्रों के बीच पूछा जा रहा है तो 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मीथेन का स्रोत है। देखिए मीथेन का स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, वेटलैंड जिसे आर्द्र स्थल भी बोला जाता है, ये मीथेन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है। देखिए रेड डेटा बुक क्या है, इसमें जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो IUCN द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो राइट आंसर है TR माल्थस ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होने वाले जल संदूषण से उत्पन्न होता है तो इसका राइट आंसर है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप है तो एंथ्रेसाइट जो होता है ये कोयले का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ एक विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए विस्फोटक के रूप में होता है गन कॉटन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तेल है तो तेल एक क्या है आपको बताना है, राइट आंसर है द्रवित वसा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। देखिए सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है। देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है तो ये भी बिहार में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है तो वर्तमान में देखिए WTO में 164 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है। तो देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है तो बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। देखिए सेंड्रोकोटस कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। देखिए नहीं था पूछा गया है। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। तो देखिए इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान ये सभी काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो खासी जो है उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र में अलग प्रशासनिक भाग बनाने की जो मांग की थी वो बद्रीदत्त पांडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 दिसंबर 1815 को, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो ये चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए परमार वंश का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है कनकपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक मूल स्थल रूप है? देखिए स्थल रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो ज्वालामुखी शंकु जो है एक स्थल रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? देखिए क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसे जारी करता है NSSO, ठीक है। NSSO का मतलब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। किसी कूट भाषा में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चाइना को किस तरीके से लिखा जाएगा? आपको क्या करना है, देखिए ABCD जो होती हैं उनको लिखना है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। किस तरीके से? ABCD, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे और बाकी जो अल्फ़ाबेट है उनको अपोजिट लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए जब आप हाफ अल्फ़ाबेट को डिवाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया अपोजिट आपको चलना है। जैसे आपको अब अपोजिट जो भी अल्फ़ाबेट मिलेगा, जैसे I का अपोजिट है R, ठीक है, N का अपोजिट है M, ठीक है, और इसी तरीके से D का अपोजिट हो गया हमारा W। इसी तरीके से देखिए आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट चाइना के लिए भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखिए XSRMZ, ठीक है। तो इसको आप एक बार ट्राई जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, आप बस एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। जनरेशन में आपको डिवाइड कर लेना है, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन राइट करेंगे। सबसे पहले देखिए A B का भाई है कह रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, A जो है B का भाई है, ठीक है, ये भाई है। C A की बहन है, देखिए इसी जनरेशन में है, मतलब ये बहन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है D E का भाई है, देखिए अभी D नहीं है तो पहले आप पूरा पढ़ लें, ठीक है। E B की बेटी है, E जो है B की बेटी मतलब इस जनरेशन में आएगी नीचे, ठीक है, ये इसकी बेटी है। और यहाँ पे कह रहा है D E का भाई है, देखिए D जो है इस E का भाई है, तो ये एक ही जनरेशन में होंगे, दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, D का चाचा कौन है? देखिए D का चाचा पूछ रहा है, तो ये एक जनरेशन में है, ये भाई बहन है तीनों, ठीक है, C A B, और ये इस जनरेशन में है। तो D का चाचा कौन हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि C क्या है, बहन है, तो चाचा होगा A। तो सिंपल सा है, जनरेशन में डिवाइड करिए, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग ही है। A B का भाई है, B T की बहन है, T P की माता है। यदि R P के नाना है तो T का R से क्या संबंध है? देखिए T का R से संबंध बताना है, ठीक है। तो A B का भाई है, इसको भी आप जनरेशन में इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। एक जनरेशन के हैं ये, A B का भाई है, B T की बहन है, देखिए B जो है T की बहन है, T P की माता है, देखिए T जो है इस नीचे वाली यानी कि इस जनरेशन वाली की माता है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रहा है यदि R P के नाना है। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है R जो है P के नाना है, तो सीधे आप ऊपर वाली जनरेशन में चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई। तो T का R से क्या संबंध है? देखिए T का R से संबंध पूछा जा रहा है, तो नाना है, तो ये इनकी क्या होगी? बेटी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन भी देखिए हमारा रीजनिंग पर ही बेस्ड है। यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है, आसमान समुद्र है तथा समुद्र रास्ता है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो देखिए जो इसमें फाइनल कंक्लूजन निकलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? इस हिसाब से समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 2 जा कर लेना है, +2 ऐड कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप 16 पे भी करेंगे, 16 2 जा +2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 34। ऐसे ही आप 34 × 2 +2 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 68 +2 करेंगे तो आपको मिलेगा 70। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B।
अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर है देखिए 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार शक्तियों से जुड़े हुए क्या है, रूल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की सीरीज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके साथ फाइनल रिवीजन के रिगार्डिंग मैंने शेयर किए। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मेरे सभी व्यूअर्स को कल की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।